हेलो एवरीवन। ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सॉल्यूशन है जो मैंने पेपर पहले डाला था इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में। ये इसके सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट है इसमें मॉडल्स ऑफ ओबी, ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियल मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल के अंदर क्या होता है, जो लीडर होता है ना वो अथॉरिटी का पावर का यूज़ करता है। जो एम्प्लॉय काम नहीं करते या जो बहुत लेज़ी होते हैं उनके साथ पावर का यूज़ किया जाता है, उनके साथ मतलब डिसिप्लिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है। सो उनको काम करवाने के लिए फियर एंड डिसिप्लिन का यूज़ करा जाता है। इससे उनकी जो डिपेंडेंसी होती है ना वो मैनेजर पे ज़्यादा होती है, जो उन्हें डांटता है, जो उन्हें काम करवाता है। ये ऑटोक्रेटिक मॉडल होता है। कस्टोडियल मॉडल क्या होता है, इसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज़ करा जाता है। एम्प्लॉय जो होते हैं वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पैसा, बेनिफिट्स, इन सब से मोटिवेट होते हैं। उन्हें रिवॉर्ड चाहिए होता है कि तुम ये काम करोगे तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, तुम्हें इतना बोनस मिलेगा, इतना इंक्रीमेंट मिलेगा। ये सब क्या होता है, कस्टोडियल मॉडल में इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है। आगे है सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल में क्या होता है, एम्प्लॉय आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड नीड सपोर्ट टू ग्रो। एम्प्लॉय जो होते हैं खुद से काम करते हैं। एम्प्लॉय को उनका जो होता है जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिकॉग्निशन, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन होता है और उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। मैनेजर जो होता है वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको गाइडेंस करता है प्रोवाइड, ताकि वो आगे बढ़ सकें। सपोर्टिव मॉडल में जनरली जो मैनेजर होता है, जो लीडर होता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कॉलेजियल मॉडल में क्या होता है, पार्टनरशिप। एम्प्लॉय एंड मैनेजर वर्क एज टीम विद शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो एम्प्लॉय होता है और जो मैनेजर होता है या जो लीडर होता है वो सारे मिल के आपस में काम करते हैं। ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं इसमें, वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये टीम वर्क, कोलेब्रेशन, एक दूसरे की जब रिस्पेक्ट करते हैं उससे आता है। ये मॉडल के अंदर साथ में काम किया जाता है, टीम स्पिरिट होती है और कोलेब्रेशन होता है। सिस्टम मॉडल के अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है ना वो ये देखता है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने से मुझे क्या मिल रहा है। एम्प्लॉय सीक मीनिंग, पर्पस, कि यहाँ पर रहने से मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरा वर्क इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, मेरी स्किल्स बढ़ रही हैं कि नहीं। ये सिस्टम मॉडल होता है कि वहाँ पर रह के वो कैसा फील करता है। आगे आता है व्हाट इज़ परसेप्शन। परसेप्शन क्या होती है, परसेप्शन इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रेफर टू द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ देयर सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग पीपल, इवेंट्स एंड सिचुएशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जनरली परसेप्शन क्या होती है, जैसे कि आपने इमेज में देखा होगा, एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसे वो 9 लग रहा है और जो दूसरे को लग रहा है वो 6 लग रहा है। ये क्या परसेप्शन है, वो दोनों अपने हिसाब से उसको मीनिंग दे रहे हैं कि भाई मुझे तो 6 लग रहा है, मुझे 9 लग रहा है। जो साइड में इमेज है मैंने आपके लिए डाली है, इसमें आप बताना कि आपको पहले आप इसमें देखते हो तो आपको क्या क्या दिखता है इस इमेज के अंदर, कमेंट करके ज़रूर बताना। यही परसेप्शन होती है कि हम चीज़ों को कैसे एनालाइज़ करते हैं और कैसे इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पर आप देख के समझ पा रहे हो कि इसको आप कैसे समझ रहे हो, सबसे पहले क्या देखा आपने। ये आप हर किसी की परसेप्शन अलग होती है, हर कोई अलग तरीके से सोचेगा, हर किसी को अलग चीज़ दिखेगी। यही परसेप्शन होती है। ठीक है। परसेप्शन क्या होती है, इन्वायरमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करती है, एक मीनिंग देती है, एक इमेज को मीनिंग मिल रहा है कि इसको लग रहा है 6, इसको लग रहा है 9। ये एक दूसरे की, इन दोनों की परसेप्शन है, वो क्या सोच रहा है इस चीज़ के बारे में और दूसरा क्या सोच रहा है। अगला क्वेश्चन है लीडरशिप। लीडरशिप क्या है, लीडरशिप रेफर टू द एक प्रोसेस होता है लीडरशिप, जिसमें लीडर जो होता है वो गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है और मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए। ठीक है। ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल गोल अचीव हो सके। इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग विजन, वो एक विजन प्रोवाइड करता है लोगों को और ऑब्जेक्टिव सेट्स करता है और दूसरों को इंस्पायर करता है। लीडरशिप के अंदर क्या फीचर्स होते हैं, इन्फ्लुएंस। लीडर जो होता है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में अच्छे रहता है, वो अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से इन्फ्लुएंस कर देता है। विजन, लीडर जो एक होता है क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मोटिवेशन, लीडरशिप जो होती है वो मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, लोगों को काम करने के लिए प्रेरणा देती है। फोर्थ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है इससे आइडियाज़ को शेयर किया जाता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व होती हैं। अडेप्टेबिलिटी, जो लीडरशिप होता है ना, क्या होता है इसमें कि कुछ भी चेंज हो रहा है या कोई नया रूल आ गया है या कोई नई चीज़ आ गई है, वो लीडरशिप हेल्प करती है अडॉप्ट करवाने में। यही कुछ फीचर्स थे लीडरशिप के। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ठीक है। वर्क फॉर डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रहती है तो उनको मैनेज करना, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग एज के लोग रहते हैं, उनको मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है। ग्लोबलाइजेशन, अडॉप्टिंग टू कल्चर डिफरेंस, टाइम जोन, कोई इस देश से आ रहा है काम करने के लिए, कोई दूसरी कंट्री से आ रहा है, उनको भी मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है ओबी के अंदर। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती है लोगों को उसके साथ अडॉप्ट करवाना
ये भी बहुत चैलेंजिंग है। मैनेजिंग चेंज, ओवरकम एम्प्लॉय रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशन कुछ चेंज कर रही है, नए रूल ला रही है, नई पॉलिसी ला रही है, ये सब उनको चैलेंजिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन को उन लोगों को अडॉप्ट करवाना। सो ये कुछ और पॉइंट्स दिए हैं मैंने, आप इनको देख सकते हो और अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टीम्स एंड ग्रुप। टीम और ग्रुप के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ग्रुप जो होता है वो अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु मे वर्क सेपरेटली। ग्रुप के अंदर जो लोग हैं वो अलग अलग अपने खुद के काम करते हैं, लेकिन टीम के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऑब्जेक्टिव दिया है कि सेल्स इंक्रीज़ करवानी है या मार्केटिंग करनी है, तो कुछ लोग आपस में आएंगे और उस काम को करेंगे। सो वो टीम जो है एक पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए बनाई जाती है और उन सब के पास ना कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं। जैसे कि और समझते हैं, फोकस ऑन इंडिविजुअल टास्क और गोल्स। ग्रुप के अंदर लोग अपना खुद का काम देखते हैं कि खुद का काम करते हैं, लेकिन टीम के अंदर उनका गोल जो होता है वो सब आपस में मिलजुल के गोल शेयर करते हैं, वो सबको मिल के अचीव करना होता है, ठीक है। मेंबर्स वर्क मोस्टली ऑन देयर ओन। ग्रुप के अंदर मेंबर्स जो होते हैं वो खुद के काम खुद करते हैं, लेकिन टीम के अंदर आपस में शेयर करके एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके काम करते हैं, ठीक है। डिसीजन, सो इसमें कुछ बहुत सारे पॉइंट है, आप कर सकते हो उनको। सो ग्रुप और टीम में जनरली इतना सा डिफरेंस है, ग्रुप में जो लोग होते हैं वो खुद के काम खुद से करते हैं, टीम में सब मिलके आपस में एक गोल को अचीव करने का काम करते हैं, ठीक है। ग्रुप के पास जो होती है उनकी खुद की इंडिपेंडेंट, उनकी खुद की स्किल्स होती हैं अलग अलग, लेकिन टीम के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं, ऐसी स्किल्स होती हैं जो सबके पास होती हैं और जो उस गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करती हैं। सो ग्रुप और टीम में कुछ डिफरेंसेस हैं, आप देख सकते हो, इनको कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कोई डाउट हो तो, और शेयर भी कर देना वीडियो को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ इन मैनेजिंग टीम्स। सो कॉन्टेम्प्रेरी जनरली वो होती हैं जो अभी चल रही हैं, जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग एजेस के लोग हैं। सो इनको मैनेज करने के लिए व्हाट आर द कौन से इश्यूज़ हैं जो टीम को मैनेज करने के लिए आते हैं। मैनेजिंग वर्चुअल टीम्स वर्किंग रिमोटली फेस चैलेंजेस लाइक कम्युनिकेशन। सो बहुत जगह टीम जो होती हैं अलग अलग कंट्री की, अलग अलग देश के, आपस में एक जूम पे ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, सो वहाँ से उनका काम चलता है। सो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि इनको मैनेज करना, ठीक है। कम्युनिकेशन करना, क्योंकि कोई अलग कंट्री का है, कोई इस कंट्री का है, तो कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, अलग अलग कंट्री के लोग हैं, अलग अलग जगह से हैं, सो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अलग एज ग्रुप के, अलग अलग बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं वो सारे काम करते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ होते हैं जो टीम्स को मैनेज करने में वो होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है बहुत बार, ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट भी बिल्ड करना होता है इनके बीच में, ये इश्यूज़ आते हैं। बैलेंस वर्कलोड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसी को ज़्यादा काम दे दिया, किसी को कम काम दे दिया, जिस पे ज़्यादा काम है उस पर लोड ज़्यादा हो जाएगा तो उसको स्ट्रेस ज़्यादा होगा, वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। सो ये सारे कुछ कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, मैंने और भी कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। सो और भी पॉइंट्स आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो, कर लेना है सारे के सारे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। सो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस रेफर्स टू हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल एंड फुलफिल इट्स मिशन एंड वाइल इफेक्टिवली यूजिंग रिसोर्सेज। सो ये ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस होती है, इट रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी की, जो ऑर्गेनाइजेशन है कि वो कैसे चीज़ें एकदम से चेंज हो रही हैं, उनको चेंज कर पा रही है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल अचीव कर पा रही है। सो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, गोल अचीवमेंट की कितने जल्दी को कितने शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर पा रही है, रिसोर्स कैसे यूटिलाइज कर रही है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, अडेप्टिबिलिटी, चेंजेस को अडेप्ट कर पा रही है कि नहीं, स्टेक होल्डर वैल्यू, स्टेक होल्डर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनको कैसी वैल्यू मिल रही है इन्वेस्टमेंट्स की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। सो इस थ्योरी के अंदर मैस्लो कहते हैं कि ये कुछ नीड्स होती हैं जो एक इंडिविजुअल की होती हैं। सो आप पेपर में आता है, आप ये ट्रायंगल वाला डायग्राम बना के आ सकते हो और ऐसे लिख के आ सकते हो और अच्छा लगेगा और नंबर भी अच्छे मिलेंगे आपको। सो फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स। इन ये वो नीड्स होती हैं जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि खाना पीना रहना, क्लोथ कपड़े, ये सब ये एक इंडिविजुअल की बेसिक नीड्स होती हैं। सेकंड नीड आती है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में उसकी हेल्थ,
एम्प्लॉयमेंट, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, प्रॉपर्टी, फैमिली, सोशल एबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी है कि नहीं, स्टेटस है कि नहीं कि ठीक ठाक कमा रहा है, अच्छा खासा अच्छे से रह पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये सेफ्टी नीड्स होती हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अच्छी हेल्थ है और कोई दिक्कत नहीं है। सो ये 2 नीड्स हो गई। अब आगे और करते हैं। थर्ड है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। सो ये वो नीड्स होती हैं जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती है। फिर आती है लव एंड बिलोंगिंग। आप जहाँ पर काम कर रहे हो, आपका सोशल रिलेशन कैसा है दूसरों के साथ, कम्युनिकेशन कैसा है, आप एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहते हो, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सारी एक बंदे की ज़रूरत होती है, नीड्स होती है कि हमारे भी फ्रेंड्स हो, हम भी ग्रुप में रहें, बात करें, ऐसा कुछ। सो ये सारी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स होती हैं। उसके बाद आता है एस्टीम नीड्स इन्वॉल्व द डिज़ायर, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन। एक बंदे को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टेटस भी चाहिए होता है कि हाँ मेरी ये अचीवमेंट्स हैं, ये स्टेटस है, और उसको दूसरों से चाहिए होती है रिस्पेक्ट, उसकी खुद सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। सो ये सारी चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट होती है एस्टीम नीड्स के अंदर। लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो इसके अंदर क्या होता है, दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल। ये हाईएस्ट लेवल होता है जो एक पर्सन अचीव कर चुका होता है। अब वो पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करता है, अपनी खुद का पोटेंशियल फुलफ़िल कर लेता है, और खुद के जो पर्सनल गोल हैं और अपनी क्रिएटिविटी, अपना पैशन जो है वो परस्यू करता है, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करता है और पर्सनल ग्रोथ और खुद के पोटेंशियल पे और खुद का पैशन फॉलो करता है। सो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, ये आखिरी नीड है, ठीक है। अब करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। सो व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज़ अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये एक मोटिवेशन की थ्योरी है जिसके अंदर बताया गया है, विक्टर व्रूम्स ने क्या बताया, एक्सपेक्टेंसी, एफर्ट, परफॉर्मेंस। द बिलीव डैट इंक्रीज एफर्ट विल लीड टू बेटर परफॉर्मेंस। कि उसको क्या एक्सेप्ट करता है वो चीज़ें, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि स्टूडेंट है, वो बिलीव करता है कि अगर वो ज़्यादा पढ़ेगा, ज़्यादा पढ़ने से उसका अच्छे नंबर आएंगे। सो यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, एक्सपेक्टेंसी क्या है उसकी, अच्छे मार्क्स की, तो वो अच्छे एफर्ट डालेगा, ठीक है। सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल, कि आपको इंस्ट्रूमेंट में क्या मतलब क्या मिल रहा है आपको, एक तरीके से बताता हूँ भी। एन एम्प्लॉय एक्सपेक्ट अ प्रमोशन इफ़ दे एक्सीड देयर सेल्स टारगेट। कोई एम्प्लॉय है वो अपने सेल्स टारगेट को अचीव कर लेता है, सो उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा प्रमोशन। सो एक तरीके से ये इंस्ट्रूमेंटल हो गया कि आउटकम क्या आ रहा है परफॉर्मेंस का, कि सेल्स टारगेट अचीव करने के बाद उसको क्या मिल रहा है, प्रमोशन, जो कि उसे और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। ये इंस्ट्रूमेंटल है, ठीक है। फिर लास्ट है वैलेंस, वैल्यू ऑफ आउटकम, कि वो पर्सन उस चीज़ की क्या वैल्यू रखता है जो उसका आउटकम आएगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा कल्चर होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। सो हर किसी की जो एक्सपेक्टेंसी होती है, जो हर किसी का वैल्यू होती है हर चीज़ को करने की, वो अलग होती है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को एक अच्छा कल्चर चाहिए। सो ये कि वो बंदा उस चीज़ को अचीव करने के बाद उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हर किसी के लिए अलग होती है। सो ये बैलेंस है कि वो चीज़ जो उसने अचीव करी है वो उसकी नज़रों में क्या वैल्यू रखती है, ठीक है। और हाँ, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन का क्या रोल होता है डिसीजन मेकिंग करने में। अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन, परसेप्शन जो होती है सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। एन एम्प्लॉय परसीविंग अ प्रोजेक्ट डेडलाइन इज टू टाइट माइट डिसाइड टू प्रायोरिटाइज टास्क डिफरेंटली। सो किसी एक एम्प्लॉय के लिए कोई टारगेट, कोई डेडलाइन आ रखी है तो वो उस काम को पहले करेगा। सो ये क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अंडरस्टैंड करेगा, उसकी परसेप्शन चेंज हो गई है। ये इन्फ्लुएंसिंग जजमेंट, ये आपकी जजमेंट जो है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। समवन परसीव एन इन्वेस्टमेंट और रिस्की बेस्ड और पास्ट परफॉर्मेंस दे में अवॉइड इट। कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करी थी किसी ने तो उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं पास्ट में, ठीक है। सो आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, डिफरेंट अल्टरनेटिव फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। शेपिंग प्रेफरेंसेस, अ कस्टमर परसीविंग अ ब्रांड एज रिलायबल विल प्रेफर इट्स प्रोडक्ट इवन इफ अल्टरनेटिव आर चीपर्स, ठीक है। सो ये हर किसी की परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ देना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट मैंने छोड़े हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन 11, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, डिस्कस द मेजर टू अवॉइड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होती क्या है, देखो होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना बहुत सारे लोग ग्रुप बना लेते हैं आपस में कि कोई भी चीज़ आएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कुछ भी होगा वो उसको अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। जैसे कोई चेंज आ रहा है तो सारे मिलके आओ कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम काम नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। तो सारे लोग मिलके ना एक ग्रुप बना लेते हैं, एक पावर गेन कर लेते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। सो ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होती है। जैसे कि स्टूडेंट भी किसी टीचर के लिए कर देते हैं,
कि हमें ये टीचर हम नहीं पढ़ना चाहते इस टीचर से, सबके सब मिलके साइन कर देते हैं उस चीज़ पे कि एक लेटर लिख देते हैं, ठीक है, सब साइन कर देते हैं। सो ये क्या है, ग्रुप मिलके एक पावर गेन कर लेता है। सो ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। सो कैसे इस पॉलिटिक्स को अवॉइड करा जाए, इसके पॉइंट्स बताता हूँ मैं अब। फर्स्ट है प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, किसी से कोई बात छुपनी नहीं चाहिए, वरना लोगों को और ज़्यादा वो लगेगा कि हमें तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी बातें छुपा रही है, ऐसा करके। सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन। सो हर किसी के लिए रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जानी चाहिए डिफरेंट, मतलब सेट कर देनी चाहिए पहले से ही, जिससे क्या होता है कंपटीशन रिड्यूस होता है कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हें ये टारगेट अचीव करना है, तुम्हें ये अचीवमेंट मिलेगा, ये सब। स्टेबल है फेयर रिवॉर्ड सिस्टम। हर किसी के लिए जो रिवॉर्ड है वो सेम नहीं होना चाहिए, कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, कोई कम कर रहा है तो उसको कम मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग। लीडरशिप को स्ट्रेंथन करना चाहिए, जो लीडर्स हैं उनको ट्रेन करना चाहिए कि आप गाइड करो, पॉलिटिक्स जो बिहेवियर हो रहा है इसको चेंज करो, लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो और उनको ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स करने से रोको, ठीक है। क्योंकि लीडर्स क्या होते हैं, वो किसी का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे से, उनको समझा सकते हैं, ये सब। लास्ट है फिफ्थ, इनकरेज टीम वर्क। सबको कोलैबोरेटिव टीम वर्क करना चाहिए, नहीं कोई अलग काम कर रहा है कोई अलग कर रहा है, सबको आपस में मिलकर टीम वर्क की एक भावना होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कोई भी डाउट हो तो, और थैंक यू, बाय।